हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में। इस क्लास में साथी हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। इसमें जो है कंप्लीट हम लोग करेंगे, ये फुल इसका टेस्ट सीरीज का है, तो जिसमें सिर्फ हम लोग जीके जीएस का जो प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। और बता दें साथियों कि आपका जैसे 5 जून और 6 जून का जो एनटीपीसी का पेपर हो चुका है, उसके बाद ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उसी तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे। बता दें करंट अफेयर के लिए अभी भी जिनका एग्ज़ाम है वो अभी आपको दिख रहा होगा। अब की बार जो है एनटीपीसी पार नाम से ये 2 वीडियोज़ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्लस प्रश्नों की करंट अफेयर की। इसको आप लोग कंप्लीट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। इसको फटाफट से कंप्लीट कीजिए और जुड़ जाइएगा चैनल से। और वीडियो को लाइक करके अपने साथी तक शेयर कीजिए। यहाँ से आपको वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो आइएगा साथियों, देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इसने पहला प्रश्न जो पूछा हुआ है, कह रहा है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका अर्थ क्या है। तो इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, फटाफट से जब तक हम ऑप्शंस को रीड करेंगे तब तक आप अपने आंसर को लगाइएगा, फिर उसके आंसर को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कृषि से जो लोग हैं उनको हटाना और उनको उद्योगों में लगाना, श्रम का औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचालन, विद्यमान उद्योगों को बंद करने का सुचिंतित प्रयास, या विद्यमान जो उद्योग है उसको बंद करने का सुविचारित प्रयास। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी। ऑप्शन बी यानी जो श्रम है उसको औद्योगिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र में संचलन, यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के मजदूरों की तुलना में कम कुशल क्यों हैं। कह रहा है मजदूरी का निम्न स्तर अपने वहाँ है। ठीक है, मजदूरों को जो है प्रदान की गई पूंजी का निम्नतम गुणवत्ता, जो निरक्षरता का उच्च स्तर है, ठीक है, मजबूत ट्रेड यूनियन है। तो इसका कारण क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे इस प्रश्न संख्या 2 का। सही उत्तर हो जाएगा साथी, ध्यान देंगे ऑप्शन जो है इसका सी, यानी जो निरक्षरता का उच्च स्तर है यही जो है आपके भारतीय श्रमिकों के लिए पश्चिमियों की तुलना में कम कुशल का क्या है कारण है। क्योंकि जब कम पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो क्या होगा, उस तरीके से उतनी और नहीं मिल पाएगी, स्किल नहीं रहेंगे। जब बेसिक स्टार्टिंग ही आपकी वहीं से होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए इस पूरे सेट में जो है बाकी अन्य भी प्रश्न है, मैथ्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ आपके जीके जीएस के प्रश्नों को ही इसमें प्रैक्टिस कराएंगे आपको। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो जूनागढ़ शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, कई बार प्रश्नों में ये पूछा जा चुका है। कह रहा है कि प्राकृत, पाली, खरोष्टी या संस्कृत। तो फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 3 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जूनागढ़ जो शिलालेख है ये आपका जो है संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। और इसमें जो है इसी में आपको बताया गया है, इसी अभिलेख में स्कंदगुप्त का जो है वो हूणों से उसको पराजित किया, सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। और ये जूनागढ़ शिलालेख आप कहाँ मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा। कहाँ पे, गुजरात में मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो साथियों फटाफट से हम आपके लिए इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, वीडियो के बाद लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल से जुड़ना ना भूलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी एग्जाम ओरिएंट। अगला प्रश्न संख्या 4 देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 4 का जो है क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बी। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। ध्यान दीजिएगा महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर बार इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है, तो इनसे रिलेटेड जैसे इनकी कुछ पत्रिकाएँ हो गई, इनकी किताबें हो गई, ठीक है, इनके द्वारा किए गए आंदोलन हो गए, बहुत महत्वपूर्ण, उनको रिवाइज़ ज़रूर करके परीक्षा में जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब इसके बाद से मैथ के कुछ प्रश्न हैं, मैथ के कुछ प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने जीएस के प्रश्नों की तरफ। तो अब आपका जीएस का प्रश्न आपको दिया हुआ कहाँ पे, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पे। यहाँ पे मिलेगा भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। कह रहा है दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन दोनों, कोई विकल्प सही नहीं है। साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, सिर्फ हम यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मैथ रीजनिंग का इसमें नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए बता दिए हैं कि आप लोग जो प्लेलिस्ट में बने उसमें 5 प्लस वाले क्वेश्चन की जो वीडियो है उस वीडियो को देख लेंगे, आपका करंट अफेयर मिस नहीं होगा। और एक क्लास और भी है जिसमें हमने बात कर रखा है किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उस पर जल्द एक और अपडेटेड क्लास लेकर आएंगे, उसके लिए आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, तो
भूगर्भ में तापमान वृद्धि का मुख्य कारण दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो विखंडन, ये दोनों को दोनों आपके कारण हैं। किसके? भूगर्भ में जो तापमान वृद्धि है उसके कारण का ये मुख्य कारण बनेगा। तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा, कईयों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा है कावारती और न्यू मूड, पंबन और बैरन, बैरन और नारकोंडम, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। स्टैटिक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो उसमें आपको कई बार ये प्रश्न देखने को मिला होगा। ठीक है, भारत के क्या है? 2 ज्वालामुखी हैं। कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैरन और नारकोंडम। ठीक है, 2 ये आपके ज्वालामुखी भारत के हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या 13, ओम के नियम की सीमाएं क्या है? फिजिक्स का प्रश्न। ठीक है साथियों, आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन की वीडियो है। फिर से कहूँगा कि एनटीपीसी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें से जाकर उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। मोस्ट रिपीटेटिव प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पे मिल जाएंगे। ओम के नियम के बारे में कह रहा है, पहला कह रहा है गैसीय चालकों पर लागू नहीं होता है। दूसरा कह रहा है जर्मेनियम और सिलिकॉन जैसे अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। उस पूछे इसमें केवल एक। ठीक है, 9 तो 1, 9 तो 2, 1 और 2 दोनों, केवल 2। प्रश्न संख्या 13 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम के नियम की सीमाएं के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 नंबर, गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तो वेग, अवस्था, विस्थापन या त्वरण। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 14 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन की वेग। क्या हो जाएगा? वेग। जो गति का पहला नियम है तो आपका समय और वेग के बीच में ये संबंध प्रदान करेगा। इसी तरीके से गति का दूसरा नियम है, गति का तीसरा नियम है। ठीक है, तीनों को भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 14 के बाद से हमारे पास जो है आपका सीधे आएगा, सभी तरह रीजनिंग के सवाल है। अब यहाँ पे मिलेगा आपको 21 नंबर पर, जो देखिएगा प्रश्न संख्या 21 पर एक सवाल है। समांतर श्रेणी में जुड़े हुए 2 प्रतिरोधों का प्रतिरोध 12 ओम और 24 ओम है, तो प्रभावी प्रतिरोध में क्या होगा? 36, 8, 16 या 72? तो पहले आप ये जानिए कि अगर जो आपके प्रतिरोध हैं, ठीक है, तो अगर समांतर श्रेणी में है तो उनका फार्मूला R = 1/R1 + 1/R2 हो जाता है। ठीक है, R1 और R2 हो जाएगा। R1 की जगह पर आपका 12 है और R2 की जगह पर 24 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ठीक है, 1/12, ठीक है, 1/24 ये हो जाएगा आपका 24 एलसीएम हो जाएगा। 2 यहाँ हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 3/8 ये आएगा, सॉरी 3/24। तो जब हम इक्विवेलेंट R निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 1/R = 3/24, तो इसको काट देंगे, 1/8 होगा, तो R = आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 8 आपका किस में है? ऑप्शन बी में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी अच्छे से रिवीजन करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर क्या कह रहा है? यदि दूरी समय जो आलेख या ग्राफ है उसको सीधी झुकी हुई रेखा पर है तो यह प्रदर्शित करता है एक समान चाल, असमान चाल, या फिर ऑप्शन सी विस्थापन या असमान वेग। प्रश्न संख्या 22 में देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये क्या करेगा? एक समान चाल को प्रदर्शित करेगा। 22 का ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 22 हो गया। 22 के बाद से आप देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की ठंडी वायु उस स्थान को घेर लेती है, जिसमें वायु में स्थापित हो जाता है। तो क्या? चालन धाराएं, संवहन धाराएं, विकिरण धाराएं, आवेश धाराएं। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 23 का जो है क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, संवहन धाराएं। जब किसी जगह पर जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं और उस स्थान को जो घेरने के लिए वहाँ पे क्या आती हैं? ठंडी हवाएं आने लगती हैं, तो इस बीच में जो वायु में क्या होता है? संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर, विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक तरंगत रेखा, अर्धवृत्त, वृत्त या सीधी रेखा। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत बेसिक सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको ध्यान दीजिएगा। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सीधी रेखा है। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? सीधी रेखा। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की जब ज्ञात करें, जैसे यहाँ से मान लीजिए आप 2a दूरी है और b दूरी है, कई रास्ते से आपने तय किया, विस्थापन इसका वही होगा जो उसके बीच की एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 के बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे फिर मैथ के कुछ प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम जीएस का प्रश्न कहाँ है। अब आपका यहाँ से प्रश्न मिलेगा
प्रश्न संख्या 31, एक आदमी 20 किग्रा का भार जो है भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो ऑप्शन है आपके पास 1000 न्यूटन, ठीक है, 1000 कूलम, जूल, ठीक है, और 1000 दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्य पूछा है, तो कार्य बेसिकली आपका जूल में होगा, तो 1000 जूल आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32 नंबर, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, 4 ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी, देखिए फटाके 6 × 10 पावर में दिया हुआ है और सब केजी में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, पावर और केजी को ध्यान से रखिए। प्रश्न संख्या 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 × 10⁻24 केजी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 33, कौन सा जो है कार्बन का समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, कुछ 4 ऑप्शन आपके पास, कार्बन 14, 12, 30। फटाफट से आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 33 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, बी का जो है कार्बन 14 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो फिर से जीएस का हमारा कहाँ मिलेगा प्रश्न इसमें। तो ये प्रश्न अब आपका है 42 नंबर पर एक प्रश्न है, ठीक है। 42 नंबर कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? कह रहा है फर्मी, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर। फटाफट से आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अभी तक जितने साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या के लिए क्या है? एंगस्ट्रॉम जनरली यूज किया जाता है। 42 का आपका आंसर सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या आपका 54 पर अब एक जीएस का प्रश्न है, इसमें आ गया 54, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख द्वारा कलिंग के राजा का विवरण प्राप्त होता है, तो किस राजा का? जो पहले थे अध्ययन करेंगे, हाथी गुम्फा शिलालेख किससे रिलेटेड है, तो वही पूछा है और ये कहाँ है? उड़ीसा के उदयगिरी में स्थित है। तो कह रहा है खारवेल से, महेंद्र से, अशोक से या बिंबिसार से। इसका आंसर कीजिएगा, प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खारवेल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर खारवेल हो जाएगा। और ये हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ पे? उदयगिरी, उड़ीसा से संबंधित, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या देखेंगे, तो 61 पर दिया हुआ है एक प्रश्न, राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है, कह रहा गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक या महाराष्ट्र में। फटाफट से आंसर करेंगे, कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 61 की यहाँ पे स्थित है, राउरकेला आपका उड़ीसा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के जो स्टील प्लांट्स है, खनिज मिनरल्स हैं, इस तरह के प्रश्नों को जरूर देखते जाइएगा, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछता है। 62 नंबर कह रहा है विकल्प जो है इसमें 3 तरीके संबंधित विकल्प से हैं जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है, तो एक तरीके के रीजनिंग का प्रश्न हो गया, लेकिन जीएस के टाइप का है, तो बता दे रहे हैं। देखिए भूटान, लंदन, नेपाल और रूस। तो इसमें देखिए 3 तो कह रहा है जो एक तरह है, बाकी एक उससे बेमेल है, तो ध्यान दीजिएगा। 3 भूटान भी देश है, नेपाल भी देश है, रूस भी देश है, तीनों देश है। अलग कौन सा है? तो आपका लंदन इसमें अलग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 63 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 10 सितंबर, 13 या 15 सितंबर। फटाफट से आंसर करेंगे, 63 का सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही इसका ध्यान देंगे, ऑप्शन ये 63 का जो 63 का ऑप्शन डी 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले कुछ प्रश्नों को। 63 हो गया, अब इसके बाद से हमारे पास है 72 पर। 72 पर एक प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। तो डिगबोई खानों में निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कह रहा है कोयला, पेट्रोलियम, तांबा या प्राकृतिक गैस। तो डिगबोई का जो खान है यहाँ पे कहाँ क्या पाया जाता है? डिगबोई आपके असम में स्थित है और यहाँ पे किस चीज़ की खानें हैं? आंसर कीजिए फटाफट। 72 का जो है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी पेट्रोलियम की खान है डिगबोई, ये कहाँ पर है? तो आपके असम में स्थित है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न आपका 81 पर है एक प्रश्न, जीएस जीके जीएस का। कह रहा है पृथ्वी का जो है ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? भूमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल या जलमंडल। 81 का फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, तो हो जाएगा ऑप्शन है भूमंडल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भूमंडल से उत्तर हो जाएगा। 81 के बाद से आपका 82 है। 82 क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन में जो लौ है उस ग्रुप में मौजूद क्या रहता है? तो आयन के इस परमाणु में केवल फेरिक आयन है, फेरस आयन है, ऑक्सीजन की दिशा पर निर्भर करता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। 82 पे अगर देखेंगे आप, तो 82 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केवल फेरस आयन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है जो ब्लड में आपका
रहता है और ये क्या करता है, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन को लेकर आपको कैरी करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 82 प्रश्न संख्या। आगे बढ़ेंगे 82 के बाद से देखेंगे 83। 83 देख लीजिए, एक पॉइंट पूछा हुआ है, खबरों मकसद शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1999, 2010, 2014, 2017। तो फटाफट से आंसर करेंगे। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 2010। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2010 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 84 नंबर क्या कह रहा है? जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 की तरह के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी देख लिए, 3.33 न्यूटन, 4 दिया हुआ, 6 और 5। फटाफट से आंसर करेंगे। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका 5.33 न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 84 के बाद से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 84 के बाद से हमारे पास कहा है, तो ये आपका यहाँ पे 91 पर एक दिया हुआ है, 91 पर। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियां, पीतल के बर्तन, रेशम, लकड़ी पर नक्काशी और कुटीर उद्योग के लिए। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 91, ऑप्शन डी का लकड़ी पर नक्काशी और कुटीर उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, इसके लिए फेमस है। कांच की चूड़ियां आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो 91 का आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 93, परिपक्व शुक्राणु जो है उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो कह रहा है वृषण में, अंडकोश की थैली में, वास डिफरेंस, प्रोस्टेस्ट ग्रंथि। ठीक है, तो 4 ऑप्शन 93 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपके वृषण में। ठीक है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन आपका वृषण में होता है। 93 का ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या जीएस किस में 94, इस सेट का आपका लास्ट है। इसके बाद सिर्फ मैथ है या बाकी चीज़ें हैं। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक या डंस। फटाफट से आंसर करेंगे। 94 का आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों कहा जाता है आपका ऑप्शन बी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है। इसके बाद से अगर हम इसमें देखेंगे तो 100 यहाँ तक जो है आपका पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट हो जाता है जीएस के प्रश्न। तो चलिएगा साथियों, ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग जीके जैसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ से आपको करंट अफेयर और बाकी चीज़ के सेशन मिलेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। बहुत सारे जो आपके बेसिक एनसीईआरटी हैं उसको कंप्लीट बुक से बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा और उसको कंप्लीट कराया जाएगा। आने वाली परीक्षाओं में आपको जीके जीएस के एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। 3 प्रश्नों को प्रैक्टिस करते चलिए और वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने साथियों तक शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।